फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छी होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स की फर्स्ट बुक, जो कि थर्मल फिजिक्स या फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें हमारा चैप्टर चला था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आइडियल गैस के लिए। तो कई सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले, पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड की, बिकॉज डेफिनेशन आपकी पूछी गई है, इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की नीड नहीं है। उसके बाद में इसमें एक टॉपिक चलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, उसके बाद में रिलेशन आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में और सीपीसीवी के बीच में, एंड लास्ट इसमें टॉपिक बचेगा फिर ब्राउनियन मोशन का। तो इसके बाद में आपका जो ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगी, फिर एक चैप्टर रह जाएगा। तो आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले, पहले रूट मीन स्क्वायर स्पीड पढ़ेंगे एंड देन इसके बाद में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता की जो कोटियां होती है वो आखिर होती क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। एक्चुअल में रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, उसको कैसे डिफाइन करोगे कि इफ न्यू1 न्यू2 और न्यूएन, हमने क्या मान लिया, ये स्पीड्स है ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। कोई भी एक आइडियल गैस ले लिया, कोई भी गैस ले ली, उसमें क्या है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे। बिकॉज हमें तो नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर, तो हमने मान लिया कितने हैं, एन है। तो एन अगर मॉलिक्यूल्स है किसी भी गैस के, तो उनकी हमने अलग अलग स्पीड मान लिया कि फर्स्ट जो एक मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड हो गई, हमने मान ली न्यू1, दूसरे की हो गई न्यू2, तीसरे की हो गई न्यू3। इस तरीके से जो nth मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, न्यूएन हो जाएगी। सो देन तब मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, न्यू बार का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जो भी एन मॉलिक्यूल्स की स्पीड है उनके स्क्वायर का सम। जितनी भी क्या है, मान लिया एन मॉलिक्यूल्स है तो उनकी जितनी भी स्पीड है, जैसे कि एक की है, एक की है, तो उन सबका स्क्वायर करोगे एंड देन उनको ऐड कर दोगे और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। हमने ऐड करे हैं एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो डिवाइड कर दोगे एन से, तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो किसकी निकल करके आएगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू निकल करके आएगी। और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये नहीं है रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, न्यू बार है यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्यों, देखो the square root of nu by square is called RMS speed of the molecules and denoted as, यानी कि जो स्क्वायर रूट होगा किसका, जो हमने अभी क्या निकाली, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाली, इसका जो क्या होगा स्क्वायर रूट होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारी जो मतलब आरएमएस स्पीड है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो, इस वाली का समझना, बात को ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना कि वी आर जो न्यू आरएमएस है वो किसके इक्वल होगा, इस टर्म का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेना पड़ता है, हमें रूट लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता। तो इस स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए आप क्या लोगे, अंडर रूट लोगे। तो जो भी वैल्यू निकल करके आएगी, यानी कि अगर इसकी वैल्यू हमने ये निकाली ना, इस स्क्वायर को या फिर दोनों साइड का अगर आप रूट ले लोगे, तब उस कंडीशन में इधर की साइड जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, वीआरएमएस की, यानी कि रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आएगी स्पीड की, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है ऑल्सो, और हम इसको और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो मॉलिक्यूल का मास है उसके। तो इससे दो इक्वेशन निकल करके आती है बच्चा, कौन कौन सी, कि एक तो हमने मान लिया कि न्यू हमने क्या लेट की हुई है, आरएमएस स्पीड लेट की हुई है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ये किसके, जो मास होगा मॉलिक्यूल का उसके। इन दोनों के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो इसका कंप्लीट डेरिवेशन है, जो कि आपको करने की नीड नहीं, आपको डायरेक्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव वाले भी सब्जेक्टिव वाले अगर इतना करना चाहे कर सकते हैं, अगर सिर्फ आपसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछी जाती है तो आप ये वाला भी डिफाइन कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव वाले भी है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने ये वाली टर्म आपको नोट करा दी है कि आपको क्या याद रखना है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की और इनवर्सली होगी मास ऑफ मॉलिक्यूल। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ऑल्सो आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया, देख लेना दोनों में जो टेम्परेचर उसका भी और जो मास है उसका भी।
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के मास के भी क्या होगी, स्क्वायर रूट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि मास जैसे जैसे डिक्रीज होगा वेलोसिटी वैसे वैसे इंक्रीज होगी, मास इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, नोट करिएगा। देखिएगा इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता की कोटि। मतलब क्या है कि मान लिया कोई भी एक सिस्टम है, उसमें जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन होंगे, किसके लिए, जिसमें कि जो पार्टिकल है वो क्या कर सके, मूव कर सके। कोई भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, यानी कि मतलब कोई भी एक पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, गति में है, तो उन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, उन इंडिपेंडेंट मोशन की संख्या जिसमें जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, और क्या, जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड होते हैं, यानी कि उन सारे इंडिपेंडेंट विधियों की संख्या जिसमें कि एनर्जी क्या होती है, पार्टिकल की चेंज होती है, उसको ही क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। समझ में आई बात। यानी कि मान लिया कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन होंगे, उनकी मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन होंगे वो, और जो एनर्जी में चेंज होगा, जिन जिन मेथड से चेंज होगा, उन सबको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में ये हमारा 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए हम पढ़ेंगे। एक तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल, और एक हम पढ़ेंगे इसमें कौन सा, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। क्लियर है। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन लिखिए, क्या, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन in which particle can move and the number of independent methods for exchanging energy is said to be क्या बोलते हैं उनको, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके लिए, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके हो गया हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब कैसे हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। और इनके लिए जो बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशन रोटेशन करते रहते हैं किस पे, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो अगर हम किसके लिए ले रहे हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ले रहे हैं, तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक, जैसे कि क्या हो गया आपका, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, He यानी कि हीलियम, Ne मतलब नियोन, Ar मतलब आर्गन, एटसेट्रा has 3 degree of freedom because it has translation मोशन, क्योंकि क्या रखता है, ट्रांसलेशन मोशन रखता है अलोंग किस किस एक्सिस के, अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस, अलोंग एक्स
वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार पहले यहां तक नोट करिए, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा डायटोमिक और ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। डायटोमिक के लिए क्या होगी, अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैविंग अ डम्बेल शेप, यानी कि डम्बल शेप। आपने केमिस्ट्री में शेप्स पढ़ी होंगी, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी शेप लीनियरली होती है, कुछ की डम्बल शेप होती है इस टाइप से। लाइक एज, जैसे कि एलिमेंट्स है H2N2 O2, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा प्रॉपर वे में कि किस एलिमेंट की क्या शेप होती है, तो यहाँ पे नहीं कराऊंगी। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, जैसे हीलियम हो गया था, न्यूऑन हो गया था, आर्गन हो गया था। मोनोटॉमिक क्या थे, वे एलिमेंट्स थे, यानी कि उसमें एटम क्या थे, एक एक थे। ऐसे हीलियम का एक, न्यूऑन एक एटम है, और आपका आर्गन एक हो गया इस टाइप से। ये कैसे है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें दो H से मिलकर बना H2, N2 क्या है, N के दो मॉलिक्यूल है, O2 क्या है, O के दो मॉलिक्यूल्स है। तो इस टाइप के जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे उनके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या होगी, 5 होगी। CO में क्या है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो कितने एटम है, दो एटम है ना। तो ये सब क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, हैज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होगी, 5 होगी। आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखना है बच्चा, कि जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, डायटोमिक के लिए 5 होगी। ठीक है, तो जिसमें से कि उसमें तो क्या थे, तीनों के तीनों कैसे थे, वो ट्रांसलेशन मोशन के द्वारा हो रहे थे। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो कैसी थी, ट्रांसलेशन ही थी। लेकिन इसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और डबल डम्बल की शेप में है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इसमें 3 तो ट्रांसलेशनल होगी और 2 कैसी होंगी, रोटेशनल होंगी। ऑब्जेक्टिव वालों अंडरलाइन कर लो, ये वाली चीज भी आपको बच्चे याद रखनी है, पता नहीं चलता एग्जाम में आपसे क्या पूछ ले। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो किन्हीं दो एक्सिस पे होगा ये, तो हमने मान लिया वाई और जेड एक्सिस पे है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 5, 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आएगा ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। इसके लिए 2 कंडीशंस अप्लाई होंगी, कौन कौन सी, फर्स्ट है ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ 3 एटम, यानी कि ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या होते हैं, 3 एटम प्रेजेंट होते हैं। इफ, यदि इट इज नॉन लीनियर, यदि ये कैसा हो, नॉन लीनियर हो, जैसे कि H2S हो गया, दी 3 एटम कैसे, देखो 2 तो H के एटम है, इसमें एक S है। यहाँ पे अगर आप SO2 में देखो तो एक आपका S हो गया सल्फर, और O के क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के क्या है, 2 एटम है। तो क्या है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, लेकिन ये कैसे है, नॉन लीनियर है, इनकी जो शेप वगैरह होगी वो कैसी होगी, नॉन लीनियर होगी। तो इस कंडीशन में जो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स वे होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं, उनके लिए क्या होती है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है, 6 होती है, 3 तो ट्रांसलेशन और 3 रोटेशनल। बट इफ आर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल इज लीनियर, लेकिन अगर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल कैसा हो, लीनियर हो, जैसे कि CO2 CH2, ये भी ट्राइटोमिक है, एक C है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, तो 3 3 है, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है इत्यादि। देन दे हैव 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अब उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 5 होगी, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। ठीक है, यानी कि समझो बात को, याद आपको इसमें क्या रखना है मेनली, जिससे आप सारी थ्योरी अपने आप लिख सकते हो। 1-2 आप एलिमेंट याद रख लेना, कौन सा डायटोमिक है, कौन सा मोनोटॉमिक है, कौन सा ट्राइटोमिक है। फिर आप याद रखोगे कि जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, और तीनों ही कैसी होती है, ट्रांसलेशनल होती है। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी 5, 3 जिसमें से कि क्या होंगे, ट्रांसलेशन होंगी, 2 रोटेशनल होंगी। उसके बाद में बात आती है ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल के। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल अगर कैसा है, नॉन लीनियर है, तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी कितनी, 6, जिसमें से कि 3 तो कैसी होंगी, ट्रांसलेशन, और 3 कैसी होंगी, रोटेशनल होंगी। बट इन केस अगर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर है, तो उस कंडीशन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चा, 5 होगी, जिसमें से कि 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल होंगी। समझ में आई बात? सो आई होप क्लियर हो गया होगा, एक बार पहले यहां तक नोट करें। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसके लिए प्रूफ भी आता है कि शो दैट एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। तो प्रूफ और जो ये आपका लॉ है, ये दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार
द एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी क्लासिकल बॉडी। किसी भी क्लासिकल बॉडी की पर एनर्जी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, सॉरी जो एनर्जी होगी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज अ नंबर ऑफ सिस्टम, वो क्या होगा, एक नंबर होगा ऑफ सिस्टम ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स के सिस्टम का इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी पे इज हाफ kT। यानी कि क्या कहा, इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कहता है कि कोई भी एक क्या है क्लासिकल बॉडी है तो उसकी जो एनर्जी होगी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या होगी, जो होगी क्या होगी, एक नंबर होगी किसके इक्वल, हाफ kT के इक्वल। इससे क्या निकलेगा, मतलब टेम्परेचर T पे क्या निकलेगी, वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। सो जैसे कि मान लिया अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय, मैंने आपको कई सारे इसमें डेरिवेशन कराए थे, तो मैंने आपको कराया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार अगर हम देखें तो जो मीन काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की किसी मॉलिक्यूल की टेम्परेचर T पे वो क्या होती है, हाफ mv²। क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, 3/2 kT के इक्वल। ये डेरिवेशन प्रूफ कराया हुआ है आपको। तो ये मान ली हमने क्या, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन एक बात का मॉलिक्यूल है वो तीनों एक्सिस पे मूव करेगा, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी। तो हमने मान लिया जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस पे क्या आ गई, vxi, जेड वाई एक्सिस पे आ गई vyz, और जेड एक्सिस पे हमने मान लिया कितनी आ गई, vz के। अब वेक्टर v है तो v वेक्टर है, स्क्वायर के लिए हमें क्या पता है कि अगर हम v वेक्टर की v वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, v² मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे vxi है, जब आप vxi की vxi में मल्टीप्लाई करोगे तो i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है, 1। सेम ऐसे j डॉट j की वैल्यू 1, k डॉट k की वैल्यू 1। तो यहाँ से ये जो टर्म्स है ये तो रिमूव हो जाएंगी, तो i डॉट i 1, तो vx की vx में करोगे तो क्या हो जाएगा, vx²। फिर j डॉट j की वैल्यू 1, तो vy की vy में करोगे vy², और vz की vz में करोगे तो क्या आ जाएगा, vz²। देखो और किसी टर्म में क्यों नहीं गई, क्योंकि अगर i की डॉट प्रोडक्ट हम j के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू 0, i की k के साथ करेंगे इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेम ऐसी अदर टर्म्स के लिए है, ठीक है। सो ये हमारे पास में आगे क्या, इक्वेशन सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखें हमारे पास में v² की वैल्यू क्या आई है, ये आई है। ये वाली वैल्यू यहाँ पर v² के प्लेस पे पुट कर दो तो टर्म क्या बनेगी, हाफ m v² के प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट करती है और इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 3/2 kT। ये हमने मान ली क्या, इक्वेशन नंबर 3। सो इफ एनर्जी अलोंग x, y एंड z विल बी सेम, यदि जो एनर्जी है x पे भी, y पे भी और z पे भी, तीनों एक्सिस पे क्या हो, सेम हो। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है x, y, z तीनों एक्सिस पे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो यानी कि ये एनर्जी किस पे, x एक्सिस पे, y पे और ये z एक्सिस पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो ये x पे, ये y पे, z पे, ये भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये चीज तो हमने नीचे लिख के दिखाई। तो अगर ये तीनों इक्वल होंगी तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो, मान लिया हमने ये वाली अगर तीनों इक्वल है तो इसके प्लेस पे भी ये लिख दो, इसके प्लेस पे भी ये लिख दो, तो तीनों टर्म्स यहाँ पे ऐड होके क्या हो जाएंगी, 3mvx² इस टाइप से। यानी कि अगर ये ऐसे है तो अगर हम इसके प्लेस पे भी, y के प्लेस पे भी vx लिख दें और z के प्लेस पे भी vx लिख दें तो ये जुड़ करके क्या हो जाएंगे, 3vx² बन जाएगा। तो सेम हमने वही चीज लिख दी, vx की जगह अगर हम कंप्लीट पूरे एक्सिस पे देख लें तो हमने ले लिया v², 3 से क्या कर दी मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों एक्सिस पे सेम है। तो हमारे पास में जो इक्वेशन निकल करके आई, जो एनर्जी आई काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, 3 mv²। ये किसके लिए, कंप्लीट के लिए, तीनों एक्सिस के लिए। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देखो, यहाँ से जो हमारे पास में ये वाली एनर्जी थी, ये हमने अगर तीनों एक्सिस पे मान लिया कि एनर्जी सेम है, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी, तो जो काइनेटिक एनर्जी ये किसकी इक्वल आई, इस टर्म की इक्वल आई। तो इधर की साइड इसके प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप, ये पुट कर दोगे एक्स एक्सिस के लिए, और इज इक्वल्स टू में चल रहा है 3/2 kT। 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाफ mvx² किसकी इक्वल आएगा, हाफ kT के लिए। ये एक्स एक्सिस के लिए था, सेम ऐसे वाई और जेड एक्सिस के लिए आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है मॉलिक्यूल की, वो किसकी इक्वल आ रही है टेम्परेचर T पे, हाफ kT की इक्वल आ रही है। ये चीज हमें क्या करनी होती है, इसके लिए शो करके दिखानी होती है कि दिस शो दैट एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। अलग से डेरिवेशन पूछ लिया जाता है कि स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी
and show that average kinetic energy associated with each degree of freedom is half kT। तो ये प्रूफ भी आपको याद होना चाहिए, और जो चीज आपको बच्चा लिखाई जाती है ना नीचे स्टेटमेंट में कंक्लूजन के तौर पे, वो ही एक्चुअल में क्वेश्चन बन करके आता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना कि दीदी आपने तो ये क्वेश्चन कराया नहीं था। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9389897616। व्हाट्सएप पे अपना नेम और प्लेस और आपका सब्जेक्ट एंड सेमेस्टर भेज देना। जो कोर्स की कॉस्ट होगी वो होगी 98 रुपीज फिजिक्स के लिए, कंप्लीट कोर्स के लिए। अगर आप केमिस्ट्री का भी लेना चाहते हो तो उसकी भी 98, बट अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लेना चाहते हो तो उसके लिए होगी 158 रुपीज। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।